सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है। जब भी हम ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के टर्म सुनते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लूलेस रहते हैं कि आखिर ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल करते क्या हैं, कौन से पेशेंट्स इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को विजिट करते हैं, इनका रोल क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब हमें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर विजिट करना चाहिए और कौन से पेशेंट्स को हम उन्हें विजिट करने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं ये आफ्टर 4 years ऑफ डिग्री कोर्स एलिजिबल हो जाते हैं कि जो भी पेशेंट्स हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स के हो या फिर वर्टिगो एंड बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो या जिनको बोलने में दिक्कत होती है यानी स्पीच एंड लैंग्वेज के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो या फिर स्वेलिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि जिनको निगलने में कोई तकलीफ होती हो, तो ये सारे पेशेंट्स जो है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में जाकर अपना असेसमेंट करवा सकते हैं और उसके बाद में मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के ऑप्शन जो है आपको उनके द्वारा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एडल्ट्स केस के बारे में जानेंगे। तो हियरिंग लॉस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। जिनको भी सुनाई देने में कमी होती है या फिर किसी एक कान में कम सुनाई देता है या ऐसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सुनाई देता है बट समझ नहीं आता, ज्यादातर ये ओल्ड एज पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पेशेंट्स जिनको कम सुनाई देता हो या फिर सुनाई देता है बट समझने में तकलीफ होती हो या फिर किसी एक कान में ही सुनाई देता है और दूसरा कान जो है थोड़ा सा कम जो है सुनाई देने के लिए कैपेबल होता है, तो इन सारी सिचुएशंस में है जो है हमें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर विजिट करना चाहिए। साथ ही साथ अभी हम बात करते हैं जो कानों में गूंज सी आती है या फिर कानों में सीटी जैसी आवाज बजती है। जरूरी नहीं कि हमेशा कानों में सीटी जैसी आवाज हो, कई बार ये आवाज बजिंग जैसी भी हो सकती है, कई बार हमिंग जैसी भी हो सकती है, कई बार किसी घंटे जैसी भी आवाज आ सकती है और कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कानों में उन्हें एक हार्ट बीट जैसी भी आवाज सुनाई देती है। तो ये सारे पेशेंट्स जिनको कानों में एक अलग तरीके की आवाज सुनाई देती है जिसको टिनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो सारे पेशेंट्स भी ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि जब भी हियरिंग रिलेटेड कोई भी इशू हो या फिर कानों में सीटी जैसी या फिर कोई भी अजीब तरीके की आवाज हो तब हमें इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के क्लिनिक पर विजिट करना चाहिए। अगर आपको सुनाई देने के साथ में दूसरी कोई भी दिक्कत होती है तो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है आपको रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास में जो है वो रेफर भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे वर्टिगो एंड बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका सर चकरा रहा है या फिर घूम रहा है या फिर आसपास की चीजें जो है वो घूम रही है। तो इन सारी कंडीशंस में जो है आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। बेसिकली ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो एक ही प्रोफेशनल्स होते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बात करते वक्त थोड़ा रुकते हैं, स्टॉप लेते हैं, पॉज लेते हैं, जिसे हम स्टटरिंग या स्टैमरिंग भी कहते हैं। तो ऐसे पर्सन को सिवाय उनका मजाक बनाने के हमें उन्हें गाइड करना चाहिए, हमें उन्हें स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में रेफर करना चाहिए। तो जिन्हें भी तुतलाने की, तोतलेपन की दिक्कत है वो सारे पेशेंट्स जो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में अगर विजिट करते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई कर, उनका असेसमेंट कर, उनके मैनेजमेंट एंड स्पीच थेरेपी के लिए ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि जब भी हम ऐसे किसी पर्सन को देखें तो उन्हें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के बारे में जरूर बताएं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली हम यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, तो आवाज में कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेल्स की आवाज जो है
वक्त के साथ में नहीं बदलती है, तो उनकी आवाज कई बार फीमेल की तरह साउंड करती है। तो ऐसे केसेस में हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी बजाय अगर हम उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके अगर उनका असेसमेंट करते हैं, तो एक करेक्ट स्पीच थेरेपी टेक्निक थ्रू हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। तो जब भी हम ऐसे किसी पेशेंट को देखें, तो बजाय कि उनकी हंसी उड़ाए, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम के लिए हम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कई सारे बच्चों के बारे में या फिर कई सारे पर्सन के बारे में जो बात करते करते कुछ एक वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कई बार र की जगह ल बोलना हो गया, या फिर कोई भी वर्ड हो जो वो ओमिट करते हैं या फिर कई बार उसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में भी बेटर ऑप्शन है कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो ओवरऑल हमें ये जानना है कि जब भी किसी पर्सन के लिए स्पीच डिफिकल्टी हो या फिर हमें ये महसूस होता हो कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो या तो तुतला रहा है या फिर तेज बोल रहा है या फिर कोई ऐसी दिक्कत है, तो तब हमें उन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में रेफर करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्वेलिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि जो निगलने में समस्या होती है। कई बार ये होता है कि पेशेंट अच्छे से निगल नहीं पाते, खांसते हैं या फिर खाना खाते वक्त उनके नाक से भी कई बार खाना बाहर आ सकता है। तो इन सारे केसेस में जो है हमें एक बेटर असेसमेंट की जरूरत होती है। हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इन सभी स्वेलिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए या फिर इन सभी परेशानियों के लिए हमें सबसे पहले इसका असेसमेंट करना चाहिए, और इस असेसमेंट के लिए जो बेटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो अभी हमने देखा कि हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हो, कानों में कोई सीटी जैसी गूंज यानी कि टिनाइटस हो, बातें समझ नहीं आती हो, या फिर वर्टाइगो एंड बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर हो, या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, या फिर किसी को निगलने में तकलीफ हो। इन सारी कंडीशंस में जो है हमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए। अभी हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। अभी तक हमने बात की थी एडल्ट्स के बारे में। हालांकि ये बातें बच्चों पर भी अप्लाई होती है, बट बच्चे बहुत सारी बातें बता नहीं पाते हैं। जैसे एक एडल्ट होता है, वो हमें बता पाता है कि वो उन्हें चोकिंग हो रही है, वो स्वेलो नहीं कर पाए ठीक से, या फिर बहुत सारे बड़े लोग जो है वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो बोल पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि हमारी जो बातें हैं उन्हें सुनाई तो दे रही है बट वो समझ नहीं पा रहे। बट बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों के केस में मेजरली हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन्हें ऑब्जर्व करें, स्पेशली जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं। न्यूबॉर्न से मेरा मतलब है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तब हमें ये देखना है कि बच्चे में कोई परेशानी तो नहीं थी। परेशानी से मेरा मतलब कि अगर बच्चे का वेट कम हो, या फिर बच्चे को पीलिया हो गया हो, या फिर बच्चे को कांच की पेटी में रखा गया हो, तो इन सारी क्रिटिकल कंडीशंस में जो है हमें एक बार हियरिंग की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। या फिर अगर बच्चे को ज्यादा बुखार आ गया हो, तो इन सारी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के हियरिंग में अफेक्ट हो सकता है। तो बच्चे जो है जैसे जैसे उम्र के साथ में रेंगते हैं, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखते हैं और फिर चलते हैं। अगर इन सारे मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में अगर हमें डिले दिखता है, यानी कि वो उम्र के साथ में जो माइलस्टोन्स उन्हें अचीव करने हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तब भी हमें एक बार हियरिंग एंड स्पीच की टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। जो बच्चे 1 साल के हो जाते हैं तो एटलीस्ट उन्हें 1 वर्ड लेवल पे आ जाना चाहिए, यानी कि मम्मी पापा इस तरीके की एटलीस्ट 1 वर्ड तो बच्चा बोलना चाहिए। उसके बाद में जैसे 2 साल के होते हैं बच्चे, 3 साल के होते हैं, अगर वो बच्चे अपने उम्र के बच्चों जैसा बात नहीं करते हैं या फिर बहुत कम बात करते हैं, उन सारी सिचुएशंस में ये जरूरी होता है कि हमें उनकी हियरिंग एंड स्पीच की टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। बच्चे खुद से कभी नहीं बोलेंगे,
हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की 0 से लेके 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स तक भी जो एज है ये काफी ज्यादा क्रूशियल होती है। अगर सिंपल एग्जांपल से हम समझे तो हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं जब वो गीले होते हैं तभी तक हम उसे शेप दे पाते हैं, बट जैसे बर्तन एक बार बन के उस सांचे में ढल जाए या फिर ठोस हो जाए तब हम कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन वो सांचा या फिर वो शेप हम बदल नहीं सकते। उसी तरीके की जो स्पीच एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो बच्चों की एज ज्यादा करके क्रिटिकल होती है 0 to 3 इयर्स तक। 5 इयर्स तक भी हम इसे कंसिडर करते हैं, पर अगर ये उम्र बच्चों की निकल जाए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उन्हें स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। कई बार हमें हाथों में निराशा ही लगती है, बच्चे जो है कई बार स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें बच्चों की हियरिंग एंड स्पीच की जांच करवानी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि बच्चों में अगर चाइल्डहुड वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो वो कैसे समझा जाए या फिर वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बच्चे जो है खेलते कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, पर जो बच्चे ये सब ना करता हो, वो भागने से डरता हो या फिर वो कई बार उछल कूद करने से डरता हो, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि ये हर बार बच्चा जो है डरता है या फिर ओकेजनली कभी कभार वो बच्चा ये सब नहीं करता है। बच्चे जो है खेलते खेलते कई बार अचानक से रुक जाते हैं, वो अपने मम्मी पापा को अचानक पकड़ने लगते हैं या फिर आसपास की कोई भी ऐसी चीज, फर्नीचर, सोफा, चेयर, कोई भी हो तो उसे अचानक वो खेलते खेलते पकड़ते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे जो है वो रोते भी हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर है हमें नोटिस करने हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे ही हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं तो हमें एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में जाकर इन सारे सिम्टम्स का जिक्र करना है और वो वर्टिगो की टेस्टिंग करेंगे। अगर इस वीडियो को हम समराइज करेंगे तो जब भी हम ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हियरिंग लॉस या हियरिंग रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए और मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑप्शंस के लिए जो है हमें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और वर्टिगो एंड बैलेंस रिलेटेड भी अगर डिसऑर्डर होते हैं तब भी हम ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में जो है इनकी टेस्टिंग करा सकते हैं और मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के ऑप्शन के बारे में हम उनसे जान सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया वो भी ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है उसे आइडेंटिफाई करके, असेसमेंट करके स्पीच थेरेपी के ऑप्शंस या फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट के ऑप्शंस जो भी रहेंगे वो हमें बता सकते हैं। फिर हमने देखा कि स्वेलिंग रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है या फिर परेशानी होती है तो वो भी हमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के थ्रू टेस्ट करके उसके ऊपर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के जो भी ऑप्शन होंगे वो हमें पता चल सकते हैं। जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे तब हमने एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मिस कर दिया था, जो है जब भी हम बच्चों को आवाज देते हैं या फिर उनका नाम पुकारते हैं, और कई बार होता है कि बच्चे जो है वो देखते नहीं है, तो अगर ऐसा बार बार होता है कि हम उन्हें आवाज लगाते हैं लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं तो उन सारी कंडीशंस में जो है एक बार हमें जरूर हियरिंग टेस्टिंग करवानी चाहिए। अगर उसी के साथ में बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो मोस्टली चांसेस है कि बच्चों को ऑटिज्म रिलेटेड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होंगे, तो तब भी हमें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। तो हमने ये जाना बच्चों के रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने जानी, एडल्ट्स के रिलेटेड काफी सारी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बात की। इन फ्यूचर हम कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हमने ऊपरी तौर पर यह जानने की कोशिश की कि हम कब कब जो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने आज थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। हालांकि सारी चीजें एक ही वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आने वाले फ्यूचर में हम धीरे धीरे इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कॉक्लियर इम्प्लांट्स या फिर स्पीच के रिलेटेड अगर कोई स्पेशली डिसऑर्डर होगा तो उसके बारे में भी हम आने वाले फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। वर्टिगो एंड बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो से आपको
ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रोल के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।